हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के डिस्कशन की। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 9 जनवरी और 10 जनवरी को जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके दोनों ही शिफ्ट में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग 9 जनवरी को जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। 9 जनवरी के एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? पहला क्वेश्चन कि एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है। आप सभी इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर जो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर होता है, ये किस रोग का वाहक होता है सर? तो मलेरिया का वाहक होता है। किसका सर? मलेरिया का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है, तो आपके ऑप्शन में मलेरिया जरूर रहा होगा और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर मलेरिया हो जाएगा। आप सभी के माइंड में ये चीज़ भी घूम रहा होगा कि सर मच्छर काटने से कोई और रोग होता है क्या? जी हाँ सर, आप सभी डेंगू और चिकनगुनिया के नाम से जरूर परिचित होंगे। डेंगू और चिकनगुनिया के नाम से जरूर परिचित होंगे और ये दोनों आपका डिजीज भी किसके चलते होता है सर? तो मच्छर के काटने से ही होता है। किसके चलते होता है सर? मच्छर के काटने से ही होता है। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि डेंगू बुखार जो है वो किस मच्छर के काटने से होता है, तो आप क्या कहेंगे? सर एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से। एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से कौन सा बुखार होता है सर? तो डेंगू बुखार होता है, डेंगू ज्वर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होती है, तो भी आपका आंसर क्या होगा सर? एडीज एजिप्टी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है और एडीज एजिप्टी नामक जो मच्छर होता है वो डेंगू और चिकनगुनिया का क्या होता है? वाहक होता है। आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा ही आसान सा सवाल और नो डाउट आप सभी को मालूम होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से किस कोयला में कार्बन की प्रतिशतता ज्यादा होती है? मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी कहते हैं सर एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। ये कोयला के 4 प्रकार हैं और सबसे ज्यादा आपका जो कार्बन है वो किस में होता है? तो सर एंथ्रासाइट में होता है। कितना होता है? तो सर लगभग 90% के आसपास होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कोयला में कार्बन की प्रतिशतता ज्यादा होती है? आपके ऑप्शन में है लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एंथ्रासाइट में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है सर? लगभग 90% तक होती है। मेरे मित्र, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? छुई मुई को हम लोग सेम प्लांट भी कहते हैं। छुई मुई को हम लोग क्या कहते हैं सर? सेम प्लांट कहते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर छुई मुई का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो मिमोसा पुडिका होता है। छुई मुई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? तो सर मिमोसा पुडिका होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र, अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बांस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बेम्बू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तब आपका आंसर क्या होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखना कि बांस का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या होता है? बेम्बूसा होता है। क्या होता है? बेम्बूसा होता है। अगर आपसे आपके एग्जाम में रोज यानी कि गुलाब का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? सर रोजा होता है। क्या होता है? रोजा होता है। अगर आपसे आपके एग्जाम में ट्यूलिप का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए, ट्यूलिप का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? सर ट्यूलिपा होता है। ट्यूलिप का वैज्ञानिक नाम ट्यूलिपा होता है, रोज का वैज्ञानिक नाम रोजा होता है, बांस का वैज्ञानिक नाम बेम्बूसा होता है और छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मिमोसा पुडिका होता है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे और भी क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल और ये सवाल भी आप सभी जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जब भी आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो आप कितना कहेंगे? सर 206 होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि शिशु में हड्डी की संख्या कितनी होती है,
शिशु में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी कहेंगे सर 300। कितना होता है? 300। तो आप इस दोनों ही चीज़ को याद रखेंगे कि वयस्क मानव में, किसमें सर? वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। और शिशु में सर 300। एक्चुअली नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनके बॉडी को डेवलप होना होता है। तो जब बॉडी आपका डेवलप होता है तो कुछ हड्डियां ऐसी होती है जो लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, और आपके पास टोटल कितने हड्डी बच जाते हैं? सर 206 हड्डी बच जाते हैं। मेरे मित्र, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो हड्डी आपस में किसके सहारे जुड़ती है, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि बोन से बोन आपस में एक दूसरे के साथ किसके सहारे जुड़ती है? तो सर लिगामेंट यानी कि स्नायु के सहारे जुड़ती है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर बोन से मसल्स जो है वो किसके माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि हड्डी से मांसपेशियां किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, तो आप सभी कहेंगे सर टेंडन के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। ये भी आपका एक बेसिक पॉइंट है हड्डी से संबंधित, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि 1 kb इक्वल टू डैश बाइट, ये आपका जो आपका 28 तारीख का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में भी पूछा गया था, और मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि सर 1 kb इक्वल टू कितना होता है? तो सर 1 kb इक्वल टू 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 MB इक्वल टू कितना होता है, तो आप सभी कहेंगे सर 1024 KB होता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 GB इक्वल टू कितना होता है, तो आप सभी कहेंगे सर 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB। और भाई मेरे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 TB इक्वल टू कितना होता है, तो आप कितना कहेंगे? सर 1024 GB कहेंगे। ध्यान में रखेंगे KB का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। और आपका MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट, और GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट, और TB का फुल फॉर्म कितना होता है सर? टेराबाइट होता है। और अभी जो आपका लैपटॉप आ रहा है उसमें जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो कितना TB का होता है सर? तो आप सभी कहते हैं 1 TB का होता है। तो 1 TB में कितना आपका GB होता है? तो सर याद रखेंगे 1024 GB होता है। 1 GB में कितना MB होता है? तो सर 1024 MB होता है। और 1 MB में कितना KB होगा सर? तो 1024 KB। और 1 KB में सर तो 1024 बाइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 KB में कितना बाइट, तो आप सभी कहेंगे 1024 बाइट होगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछा जा रहा है सर? आपसे पूछा जा रहा है पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल का कौन सा सतह रक्षा करता है? जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्ट्रावायलेट रे से आपको एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर बचाता है? आप सबों के मन में ख्याल आएगा कि सर ये अल्ट्रावायलेट रे कहाँ से निकलती है? तो जो सर सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है वो किस रूप में आती है? तो सर पराबैंगनी किरण के रूप में आती है। आपके सन से जो सनलाइट अर्थ पे आती है वो सर यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रे के रूप में आती है। और ये अल्ट्रावायलेट रे जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच जाए, सूर्य से जो आपका पराबैंगनी किरण निकलता है वो अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच जाए तो इंसानों में क्या हो सकता है? तो सर त्वचा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है सर? त्वचा कैंसर हो सकता है। सो प्रकृति ने आप सभी को त्वचा कैंसर से बचाने हेतु वायुमंडल के ऊपर में एक लेयर दे दिया है, एक सतह दे दिया है, जो क्या करती है? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। और उस लेयर का नाम क्या है सर? तो सर इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर, और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ओजोन सतह कहते हैं। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल का कौन सा सतह रक्षा करता है? तो आप सभी कहेंगे ओजोन सतह, यानी कि ओजोन लेयर क्या करता है? आपको सन से मिलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो कि हार्मफुल है उससे आपको बचाती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अभी हाल के दिनों में आपके ओजोन लेयर में होल होना शुरू हो गया है, छिद्र होना शुरू हो गया है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? ओजोन क्षरण कहते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन सतह में छिद्र होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो आप सभी कहेंगे सर ओजोन क्षरण कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये ओजोन लेयर में छिद्र क्यों हो रहा है? तो सर बहुत ज़्यादा CFC गैस के प्रोडक्शन के चलते, उत्पादन के चलते। ये CFC गैस क्या है सर? तो इसको हम लोग सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और ये हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलता है जो ओजोन डिप्लेशन का कारण बनता है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है
जाता है कि ओजोन क्षरण का निम्नलिखित में से कारण क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्या होता है, ओजोन लेयर के क्षरण का कारण होता है। तो ध्यान रखेंगे कि ओजोन को क्षरण से बचाने हेतु व्यापक स्तर पे या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोटोकॉल भी बनाया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से बचाने हेतु है, तो आप कहेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन क्षरण से क्या है सर, बचाने हेतु एक समझौता है, जिसमें सारे राष्ट्र मिलकर के क्या करते हैं कि CFC के कम प्रोडक्शन के लिए अपना जो उसका यूज होता है उसको बैलेंस करने का सोचते हैं, या वो हमेशा इस बात की ओर अग्रसर रहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके, उत्पादन हो सके। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर से आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो सर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो सर ओजोन लेयर की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और ओजोन क्षरण से ओजोन सतह को बचाने के लिए। आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, तारों के टिमटिमाने का कारण। मेरे मित्र कुछ बच्चे ने तारों के चमकने का कारण बोला, कुछ ने टिमटिमाने का कारण बोला, तो इस पे थोड़ा सा सस्पिशन है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, यानी कि ट्विंकलिंग का कारण क्या है, तो आप सभी कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तारों का चमकना निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तारों का अत्यधिक चमकीला होना निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था का घोतक है, तो सर हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके जो स्टार हैं उसमें क्या होता है सर, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इसके चलते ये क्या दिखता है सर, ज्यादा चमकीला दिखता है। हाँ ध्यान रखेंगे, आपके सूरज में भी, सन में भी क्या होता है सर, प्लाज्मा होता है, और इसी के चलते ये क्या होता है सर, ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। कौन, सूरज और तारा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरज और तारा निम्नलिखित में से पदार्थ के किस अवस्था के उपस्थिति के कारण चमकीला दिखाई पड़ते हैं, तो आप कहेंगे चतुर्थ अवस्था। अगर चतुर्थ अवस्था नहीं होगा तो आपके ऑप्शन में प्लाज्मा अवस्था जरूर दिया हुआ रहेगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दांतों के डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। कौन सा दर्पण सर, अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, तो सर अवतल दर्पण जो है वो वस्तु का क्या करता है सर, सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो दांतों के बीच में जो छिद्र होता है जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं, तो उसको पूरा मैग्नीफाइड करके मतलब आवर्धित करके देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है सर, अवतल दर्पण का। और ऐसा चेकअप कौन करता है, डेंटिस्ट करता है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि दांतों के डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो वस्तु का क्या करती है, सीधा प्रतिबिंब बनाती है, आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाती है, और क्या होता है सर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दांतों के डॉक्टर को कैविटी यानी कि जो छिद्र होता है दांतों में उसको देखने में सहूलियत होती है, इसीलिए ये लोग किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कान के डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं, तो सर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए सर कि नाक के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं नाक के अंदर देखने के लिए, तो भी सर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ENT के डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है, ENT, तो इसको हम लोग बोलते हैं आंख, नाक और गला विशेषज्ञ, ईयर, नोज और थ्रोट विशेषज्ञ। तो ENT के डॉक्टर भी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखेंगे, अवतल दर्पण जो है वो आपका अभिसरित दर्पण भी कहलाता है, मतलब ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है।
आप कहेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सर उत्तल दर्पण का उपयोग जो अभी स्ट्रीट लाइट लगता है उसमें किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होती है वो अपसरित दर्पण होती है, मतलब प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देती है। तो इसीलिए जो आपका रोड पे लाइट लगा हुआ रहता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है? सर उत्तल दर्पण रहता है। और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है? तो सर उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल और उत्तल दर्पण के इतना उपयोग को आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर लेंगे, फिर और भी कुछ क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा गया था कि श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को किस में परिवर्तित किया जाता है? जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिस्पायरेशन की प्रक्रिया के उपरांत जो आपके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, उसमें आपका जो ग्लूकोज होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो आप सभी कहते हैं कि सर श्वसन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और ऊर्जा का उत्पादन किस फॉर्म में करते हैं? तो सर एटीपी के फॉर्म में करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसका फुल फॉर्म होता है? सर एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और श्वसन के दौरान जो आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसमें आपका ग्लूकोज कन्वर्टेड होता है वो किस में होता है? सर एटीपी में होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को किस में परिवर्तित किया जाता है, तो आप कहेंगे सर एटीपी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित किया जाता है। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या कहेंगे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। और ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि कोशिका द्रव में होता है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है? आप सबों को मालूम होगा कि सर राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का काम क्या होता है? सर प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि आपका प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसिस होता है? सर तो राइबोसोम में होता है। सर राइबोसोम क्या है? तो सर ये कोशिकांग है। क्या है सर? कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स हैं। ध्यान में रखिएगा कि राइबोसोम को हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपके सेल का जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है, जो सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स होता है, वो कौन सा होता है? सर तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। कोशिका का सबसे स्मॉलेस्ट कोशिकांग राइबोसोम है। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर बड़ा कोशिकांग क्या होगा? सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होगा? तो भाई मेरे याद रखना कि जो आपका न्यूक्लियस है वो आपके कोशिका का क्या है? सर सबसे बड़ा क्या है? कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि प्लांट सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होगा, प्लांट सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होगा, तब आपका जवाब क्या होगा? तब आप सभी कहेंगे कि सर जो वैक्यूल्स होती है, यानी कि जो रसधानी होती है, वो पादप कोशिका का क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ये मिले कि निम्नलिखित में से कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, तो आप कहेंगे राइबोसोम। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लांट सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, तो आप कहेंगे रसधानी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मिश्र धातु है? एलवाई है। एलवाई वो होते हैं जो धातु और अधातु दोनों से मिलकर के बने होते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके ऑप्शन में कांसा है, टीन है, लोहा है और पारा है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर कांसा जो है वो मिश्र धातु है। क्यों है सर मिश्र धातु? क्योंकि कांसा जो है वो कॉपर और टीन से मिलकर के बना होता है।
कांसा किससे मिलके बना होता है? कॉपर और टीन से मिलके बना होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीतल किससे मिलके बना होता है, तो सर पीतल भी आपका मिश्र धातु है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्रास कहते हैं, और कांसा को इंग्लिश में हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। और पीतल जो है आपका वो कॉपर और जिंक से बना होता है। पीतल कॉपर और जिंक से बना होता है, और कांसा जो है वो कॉपर और टीन से बना होता है। तो कांसा आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा। टीन क्या है सर? तो आपका एक तत्व है, और टीन का सिंबल क्या होता है सर? Sn होता है। और लोहा जो है सर, ये भी आपका एक तत्व है, और इसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है। ध्यान में रखेंगे कि ये Fe हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो सर लोहा का जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है? फेरस होता है। और टीन का जो लैटिन नेम होता है वो एस्टेनम होता है, इसीलिए टीन का सिंबल Sn लेते हैं और लोहा का सिंबल हम लोग Fe लेते हैं। पारा का सिंबल हम लोग Hg लेते हैं, और पारा का जो लैटिन नाम होता है वो हाइड्रोजरियम होता है। और आपके किसी शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पारा का अयस्क क्या होता है? पारा का अयस्क क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे सर सिनेबार जो है वो क्या है सर? पारा का अयस्क है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किचन में नॉन स्टिकी, आपके किचन में जो नॉन स्टिकी किचन वेसल्स होते हैं, किचन के जो फ्राई पैन वगैरह होते हैं, उसमें कौन सा लेयर लगा हुआ रहता है या कौन सा लेयर चढ़ा हुआ रहता है? आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन स्टिकी किचन वेसल्स में या अप्लायंसेस में किस चीज का लेप चढ़ा हुआ रहता है? फ्राई पैन की बात की जा रही है, जिसमें आपका कोई भी चीज चिपकता नहीं है, खाना आपका चिपकता नहीं है। तो आप सभी कहेंगे कि सर इस तरह के बर्तन में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा हुआ रहता है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन स्टिकी किचन वेसल्स में निम्नलिखित में किसका लेयर चढ़ा हुआ रहता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? टेफ्लॉन हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इन सारे चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं 10 जनवरी के एनटीपीसी एग्जाम के क्वेश्चन एनालिसिस की। अब हम लोग 10 जनवरी को हुए एनटीपीसी एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 जनवरी को जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा गया था, निम्न में से भिन्न को चुने, इसमें से कौन सा आपका विषम है, इस चीज को चुनना था। आपका ऑप्शन था एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन था आपका Ag, जिसको हम लोग चांदी कहते हैं। Ag किसका सिंबल है सर? चांदी का, और इसका लैटिन नेम से ये सिंबल आया है। और ध्यान में रखेंगे चांदी का लैटिन नेम क्या होता है? अर्जेंटम होता है। फिर है आपका अगला ऑप्शन में था पीतल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ब्रास कहते हैं। और फिर आपका अगला ऑप्शन था सोना, जिसका सिंबल Au होता है। सोना का सिंबल क्या होता है? Au होता है। और ये इसका लैटिन नेम क्या होता है? तो सर ऑरम होता है। और आपको चूज करना था कि इनमें से कौन सा अलग है। आप क्या कहेंगे कि सर एल्यूमिनियम और जो सिल्वर है और जो मेरा सोना है, ये सब के सब क्या हैं? तो सर ये सब के सब तत्व हैं, यानी कि एलिमेंट हैं। और यहाँ पे जो ब्रास है, पीतल है, ये पीतल क्या है सर? तो सर पीतल कॉपर और जिंक का क्या होता है? तो सर मिश्र धातु होता है। तो इसमें आपका अलग कौन सा होगा? तो आप सभी कहेंगे सर पीतल भिन्न होगा। और आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा सर? पीतल होगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है और आपका ब्रास किसका मिश्रण होता है। तो जब भी आपसे ब्रॉन्ज यानी कि कांसा पूछा जाएगा, तो आप समझ जाना कांसा मतलब कॉपर और टीन। कांसा जैसे ही होगा तो कॉपर और टीन, इसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। लेकिन जब पीतल की बात करा जाएगा तो सर आप समझ जाना कॉपर और जिंक, इसको इंग्लिश में हम लोग ब्रास कहते हैं। और ये दोनों क्या हैं सर? मिश्र धातु हैं। एक टीन के साथ और कॉपर का मिश्र धातु है, और एक जो है आपका जिंक के साथ कॉपर का मिश्र धातु है। इस दोनों चीज को आप ध्यान में रखना। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा धमनी आर्टरी कौन सी है? तो सर आर्टरी क्या होता है, धमनी क्या होता है आपके बॉडी में? तो आप सभी कहेंगे कि सर हार्ट से यानी कि हमारे हृदय से जो प्योर ब्लड को हमारे शरीर में पहुंचाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, यानी कि आर्टरी कहते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपके शरीर में सबसे बड़ा धमनी कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे सर? ऑर्टा, महाधमनी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सर ऑर्टा है, महाधमनी है। धमनी क्या होता है? तो सर जिसके सहारे
प्योर ब्लड हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है या फैलता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लीवर में किस आर्टरी के थ्रू प्योर ब्लड आता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लीवर में हेपेटिक आर्टरी के थ्रू क्या होता है, आपका प्योर ब्लड आता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके किडनी में किस आर्टरी के थ्रू प्योर ब्लड आता है, तो आप सभी कहेंगे सर रेनल आर्टरी के थ्रू हमारे किडनी में क्या होता है, प्योर ब्लड आता है। खैर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा धमनी कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, ऑर्टा हमारे बॉडी का क्या है सर, सबसे बड़ा धमनी है। मेरे मित्र किडनी से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या, कि किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है। आपके किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर नेफ्रॉन होता है। किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कह सकते हैं सर, आप कहेंगे नेफ्रॉन। या आपके एग्जाम में सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किडनी का क्रियात्मक इकाई कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। आप सबों को मालूम है कि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, तो ये तो आपका बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सीसा और टीन से बना मिश्र धातु है। अब इसके ऑप्शन तो बच्चों ने नहीं भेजे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पीबी, सीसा का सिंबल क्या होता है सर, पीबी, और इसका लैटिन नेम क्या है, पलम्बम। तो लेड को हम लोग पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि पीबी और टीन, यानी कि लेड और टीन से जो मिश्र धातु बनता है वो क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन में दो चीज हो सकता है सर, पहला सोल्डर हो सकता है, जिसको आप और शुद्ध हिंदी में आप क्या कहते हो, टाका कहते हो। जो आपका सोल्डर होता है वो किससे बना हुआ रहता है सर, तो सीसा और टीन से बना हुआ रहता है। या आप ये भी कह सकते हो कि सर जो टाका होता है वो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है या मिश्रण होता है। लेकिन मेरे मित्र ध्यान देना, अगर आपके ऑप्शन में विद्युत फ्यूज रहे, इलेक्ट्रिक फ्यूज रहे, तो ये भी किससे मिलके बना होता है सर, तो जो आपका विद्युत फ्यूज होता है वो भी आपका सीसा और टीन से बना होता है। तो बच्चों ने इसका सही ऑप्शन नहीं भेजा था, तो आपके ऑप्शन में या तो सोल्डर होगा या फिर आपका विद्युत फ्यूज होगा। तो दोनों में से अगर कोई एक होगा तो आप कोई एक को टिक करेंगे और हमेशा ध्यान में रखेंगे सोल्डर, जिसको हम लोग टाका बोलते हैं। आप सोल्डिंग करवाने के लिए जब दुकान पे जाते होंगे, रेडियो वगैरह का, टीवी का, तो देखते होंगे कि वो आपका एक छोटा सा इस तरह का क्या करता है, धातु का कोई तार रहता है, उससे लेकर के उसमें सटाते रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, टाका बोलते हैं। तो सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण होता है, फ्यूज सीसा और टीन का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपके ऑप्शन में इस दोनों में से जो कोई एक होगा उसको आप टिक करेंगे तो आपका सही आंसर होगा, वो आप ऑप्शन देख लेंगे। नेक्स्ट आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित होता है। बेसिकली हार्ट के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। आपको कहा जा रहा है कि नेफ्रोलॉजी किसका स्टडी होता है, नेफ्रोलॉजी किसका स्टडी होता है। तो मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि नेफ्रोलॉजी मतलब क्या, कि यहाँ पे नेफ्रॉन से संबंधित है। और अभी आपने देखा है कि किडनी का क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब किडनी का अध्ययन हुआ। तो ये आपका रीजनिंग का भी सवाल हो जाता है। ऐसे आप ध्यान में रखेंगे कि नेफ्रोलॉजी आपका किससे संबंधित होगा, किडनी से संबंधित होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके चाहे तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर और भी कुछ क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल मांसपेशियों में किस में टूट जाता है। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो आपका एनर्बिक यानी कि अवायवीय शोषण की प्रक्रिया होती है उसमें पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे मित्र आप सबों को पता है कि जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, तो सर पायरुविक एसिड में चेंज होता है, यानी कि पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। यही पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के अब्सेंस में यानी कि अवायवीय शोषण के दौरान क्या करती है सर, एनिमल में लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। एनिमल में किस में चेंज हो जाता है सर, लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। और आपका जो प्लांट होता है
आपका जो प्लांट होता है उसमें एथेनॉल के रूप में चेंज हो जाता है। आपका जो पायरुविक एसिड है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में यानी कि अवायवीय शोषण के दौरान अगर एनिमल है तो उसके मसल्स में ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, और अगर प्लांट है तो प्लांट में अवायवीय शोषण के दौरान किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है सर? एथेनॉल का यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल मांसपेशियों में किस में टूट जाता है? तो यहाँ पे एनिमल की बात की जा रही है तो हम लोग क्या कहेंगे? लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। किस में टूट जाता है सर? लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि आपके सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है या कौन सा जीव उत्तरदायी होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, जो आपका राइजोबियम है, ये क्या है सर? राइजोबियम। तो ये एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है जो कहाँ मिलता है सर? तो तेलहन और दलहन जो पौधे होते हैं, तेलहन और दलहन जो पौधे होते हैं उसके रूट में आपको क्या मिलता है सर? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया मिलता है, जो आपके मृदा में यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा चीज उत्तरदायी है? तो सर राइजोबियम उत्तरदायी है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि जीव में किस प्रकार की रिसेप्टर कोशिकाएं पाई जाती है? जी हाँ मेरे मित्र, आपका जो टंग होता है, इस टंग में किस प्रकार की रिसेप्टर कोशिका पाई जाती है जिसके चलते आप कोई भी टेस्ट को डिटेक्ट कर पाते हो? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, गस्टेटरी, क्या ध्यान में रखेंगे? गस्टेटरी सेल पाई जाती है जो टेस्ट के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जीभ के आगे वाले भाग से आपको कैसा टेस्ट आता है? तो सर मीठा टेस्ट आता है। यहाँ से आपको मीठा टेस्ट और यहाँ से आपको तीखा टेस्ट आता है, और बाकी का जो साइड वाला है इससे आपको सॉल्टी और नमकीन का टेस्ट आता है। और यही आपका जो गस्टेटरी सेल है इसी को हम लोग स्वाद कलियां बोलते हैं या टेस्ट बड बोलते हैं। आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, मीन माता रोग किसके कारण होता है? आप सबों को पता है कि मीन माता रोग मरकरी के चलते होता है। किसके चलते होता है सर? मरकरी के चलते होता है। तो अगर एक बार चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन है उसकी भी बात कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है इनमें से दूरी से संबंधित है। देखिए आपका ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, मील। कौन सा इसमें है जो दूरी से संबंधित है? आप कहेंगे सर मील। क्यों? क्योंकि ग्राम, पाउंड और किलोग्राम ये किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान से संबंधित है, यानी कि द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जबकि मील जो है वो किसको मापने के लिए किया जाता है? तो सर दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गेन डे हम लोग कब मनाते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर 13 अगस्त को मनाते हैं। तो आपका जो दिन और दिवस है आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते जा रहा है, तो जो भी भाई बंधु का अपकमिंग एग्जाम होगा वो रिवाइज करके जरूर जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डायनेमो के आविष्कारक, सभी को मालूम होगा, माइकल फैराडे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि डायनेमो आपका किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पे आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी पे आपका कौन काम करता है? सर डायनेमो काम करता है। अच्छा, डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो सर हमेशा ध्यान में रखेंगे कि डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? सर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? आप सबों को मालूम होना चाहिए, हेनरी कैवेंडिश को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का खोजकर्ता बोलते हैं। हेनरी कैवेंडिश को हम लोग क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोजन का खोजकर्ता बोलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है, तब आपका जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन का खोजकर्ता। तो सर आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का खोजकर्ता कौन होगा? तो जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा। कौन हो जाएंगे सर? जोसेफ प्रिस्टले हो जाएंगे। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं,
और इसका फार्मूला CaO होता है। तो आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH2, और इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इंग्लिश में इसी को हम लोग स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्प्रेरक कैटलिस्ट के खोजकर्ता कौन है। उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को मंद कर देते हैं या फिर तीव्र कर देते हैं, या ये मंद और तीव्र ना याद रहे तो साधारण भाषा में याद रख लेना। उत्प्रेरक वे होते हैं, कैटलिस्ट वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो जे बर्जीलियस। और हाँ, ध्यान में रखेंगे कि आपका जो जे बर्जीलियस है, इन्होंने ही तत्वों का जो मॉडर्न सिंबल हम लोग सोना के लिए Au लिखते हैं या फिर हम लोग जो Fe लिखते हैं, तो ये जो आपके तत्वों का जो आधुनिक प्रतीक है उसके खोजकर्ता कौन है, तो जे बर्जीलियस हैं। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको 15 नंबर करके लिख सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आपका 10 तारीख के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो आप सभी यहाँ पे 2 बातें ध्यान में रखेंगे। अगर बच्चा में पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे सर, क्वासिरकोर या क्वासियरकर, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर वयस्क में पूछ देता, तो जब आपसे वयस्क में पूछेगा तो आप कहना मरासमस। क्या होता है सर, मरासमस। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासिरकोर की बीमारी होती है, जबकि वयस्क में कौन सी डिजीज होती है सर, मरासमस डिजीज होती है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था 10 तारीख के एग्जाम में ही कि आतिशबाजी में हरा रंग, आतिशबाजी में हरा रंग किसके चलते होता है, तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के उपस्थिति के चलते होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के चलते, बेरियम के उपस्थिति के चलते। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो आप कहेंगे स्ट्रांसियम के चलते होता है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आतिशबाजी में जो आपको हरा रंग मिलता है वो किसके चलते, बेरियम के चलते, और जो लाल चटक रंग मिलता है वो किसके चलते सर, स्ट्रांसियम के चलते। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासिरकोर की बीमारी हो जाती है, जिसमें बच्चा दुबला पतला हो जाता है लेकिन पेट ज्यादा निकल जाता है। जबकि वयस्क में कौन सा होता है सर बीमारी, प्रोटीन की कमी से, तो मरासमस। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो घंटी है उसको दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाएँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।